गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नाइट्रोजन परिवार या जो 15वें वर्ग के तत्व हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके जो हाइड्राइड बनाते हैं उन हाइड्राइडों के बारे में पढ़ा था और उन हाइड्राइडों के गुण हम पढ़ रहे थे। मैंने उनकी अपचायक प्रवृत्ति के बारे में और तापीय स्थायित्व के बारे में बात कर ली थी। अपचायक प्रवृत्ति, तापीय स्थायित्व कम होता जाता है तो अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। NH3 दुर्बल अपचायक है और आपका जो बिस्मिथीन है वो प्रबल अपचायक है। इसके बाद आती है इन हाइड्राइडों की विलेयता। पांचवा गुण आता है इनका हाइड्राइडों की विलेयता। तो हाइड्राइड है जो जल में अविलेय होते हैं। आपके हाइड्राइड कौन कौन से, जैसे NH3, PH3, ASH3 आर्सिन, SBH3 और BiH3। तो ये चारों तो जल में अविलेय हैं, जल में अविलेय, लेकिन NH3 जल में विलय होता है। NH3 क्या होता है? जल में विलय। ये जल में विलय क्यों होता है? क्योंकि जो NH3 है, NH3 जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाता है। जिसके कारण ये जल में क्या होता है? विलय होता है। जिसके कारण ये जल में विलय होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि वैसे तो सामान्य हाइड्राइड है जो जल में अविलेय है, लेकिन अमोनिया जल में विलय होती है। क्यों विलय होती है? क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बनाती है? हाइड्रोजन बंध बनाती है। इस तरह से यहां जल के अणु है, तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगी H2 के साथ। तो ये ऑक्सीजन है जो अन्य हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है ना? इस तरह से जल के अणुओं के साथ जुड़ जाती है अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा, और इस कारण से ये जल में क्या होती है? विलय होती है। अमोनिया जो जल में क्या होती है? विलय होती है। तो ये हाइड्राइडों की विलयता के बारे में हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आता है इसका अगला गुण, हाइड्राइडों के गलनांक और क्वथनांक। हाइड्राइडों के छठा गुण है हाइड्राइडों के मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है गलनांक क्वथनांक के बारे में कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। जो आपके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये अणुभार के समानुपाती होते हैं। यौगिक का अणुभार बढ़ता है तो उनके गलनांक क्वथनांक में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इस हिसाब से तो NH3 का गलनांक सबसे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा PH3, ASH3, फिर SBH3 और सबसे ज्यादा BiH3। ये क्रम होना चाहिए था। किस रूल से? इस रूल से हमने पढ़ा है
कि जैसे जैसे यौगिकों के अणुभार बढ़ते हैं, अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका ये क्रम गलत है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का जो सही क्रम होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम वो तो होता है ये PH3 ASH3 फिर NH3, उसके बाद SBH3 और BiH3, ये सही क्रम है बॉइलिंग पॉइंट का। इसी प्रकार मेल्टिंग पॉइंट का क्रम भी PH3 ASH3 SBH3 NH3 और फिर BiH3, ये होता है। ये आपके मेल्टिंग पॉइंट का क्रम है। तो ऐसा क्यों होता है कि अमोनिया का जो गलनांक क्वथनांक है वो PH3 और ASH3 से अधिक है। ये क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया के गलनांक क्वथनांक इन दोनों से अधिक क्यों है, जबकि अणुभार इन दोनों का अधिक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में आने लायक। क्या क्वेश्चन बनता है? अमोनिया का MP व BP PH3 व ASH3 से अधिक है, अधिक है। क्यों? जबकि अणुभार इनके अधिक होते हैं, जबकि अमोनिया का अणुभार भी क्या है, कम है। तो इसका रीजन भी क्या है? इसका रीजन है अमोनिया के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। यहां पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होता है। 11वीं क्लास में पढ़ाया था ना फोन, याद है आपको फोन? अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो NH3 में हाइड्रोजन व नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिसके कारण जिन्हें तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खंडित, इन बंधों को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है। और इस कारण से अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं। जबकि इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, फास्फीन में और आर्सीन में, फास्फीन और आर्सीन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। इस कारण से अमोनिया का जो गलनांक क्वथनांक है वो क्या होता है? इन दोनों से अधिक है। देख लो, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया, हो गया समझ में आपके ये टॉपिक? निकालता हूं मैं। अब अपन देखते हैं अगला। ये नाइट्रोजन परिवार के सदस्य जो हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, हाइड्राइड पर जो जो क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक आता है ऑक्साइड का निर्माण।
कि नाइट्रोजन परिवार के सदस्य ऑक्सीजन के प्रति किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं। ऑक्साइड का निर्माण। ये दूसरी प्रवृत्ति है हाइड्रोजन के बाद। ऑक्सीजन से क्रिया या ऑक्साइड का निर्माण। तो देखो जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य O2 से क्रिया कर M2O3 व M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे N2O3, N2O5, P2O3, P2O5 या AS2O3, AS2O5 इस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी नाइट्रोजन असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। मैंने बताया था नाइट्रोजन अपने ग्रुप में असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, छोटे आकार के कारण, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण, अधिक विद्युत ऋणता के कारण। तो देखो नाइट्रोजन है जो, ये ध्यान रखना आप, नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड बनाता है। जबकि इन सब में क्या है, +3 और +5 वाले। ये सब तो क्या है, +3 और +5 वाले। लेकिन नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक के ऑक्साइड बनाता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि एक तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। अब नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से पी पाई बंध बना देता है। नाइट्रोजन छोटे आकार के कारण ऑक्सीजन के साथ पी पाई मतलब पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। पी पाई बंध आसानी से बना लेता है। तो इस कारण से नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड मिलते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं, N2, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये सारे किसके हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। इन सब में देखो, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है +3, यहाँ पर क्या हो जाएगी +4 और यहाँ क्या हो जाएगी +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। तो +1 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। तो ये याद रखना, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य तो M2O3 और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन खुद नाइट्रोजन है जो बहुत सारे ऑक्साइडों का निर्माण करता है, जिनमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 से +5 तक होती है। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही छोटे आकार के हैं, उच्च विद्युत ऋणी है, तो इनके मध्य पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और ये पाई बॉन्ड है जो स्थायी होते हैं। इस कारण से इतने सारे यौगिक बना लेता है।
ठीक है भाई। अब इनकी अगर हम प्रकृति देखें तो हमें पता है जैसे जैसे किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी तो क्षारीय, और अगर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है तो अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड या तो उदासीन प्रकृति दिखाते हैं या अम्लीय। तो ये दोनों में कम है ऑक्सीकरण अवस्था तो ये दोनों तो उदासीन रहते हैं, और ये तीनों क्या रहते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। तो ये हो गई नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की बात, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रकृति। अब एक ही ऑक्सीकरण अवस्था में किस प्रकार से दिखाते हैं तो वो हम देखते हैं एक वर्ग के ऑक्साइडों में। वर्ग के ऑक्साइडों में देखते हैं हम किस प्रकार से प्रवृत्ति दिखाते हैं। धात्विक गुण बढ़ते हैं, जैसे N2O3, P2O3, AS2O3, SB2O3 और Bi2O3। तो इसमें देखो यहां पर देखो सबकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, सबकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3, समान ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, और धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। इसका मतलब अपन जब बाएं से दाएं चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, तो इनका आकार बढ़ रहा है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो धात्विक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, धात्विक गुण भी बढ़ेंगे। इस कारण से देखो ये तो होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति के N2O3 और P2O5, P2O3, ये दोनों होंगे अम्लीय। ये बीच वाले जो आपके होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, ये दोनों होते हैं उभयधर्मी, AS2O3 और SN3 उभयधर्मी, क्योंकि इनमें धातु और धातु दोनों, और ये धात्विक गुण सबसे प्रबल दिखा रहा है तो ये होता है क्षारीय प्रवृत्ति। तो ये समझ में आ गया। आप लोग पढ़ चुके हो बचपन में, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऊपर ही अधातु गुण अधिक है इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति के, बीच में धातु और अधातु के बीच की अवस्था आ गई इसलिए उभयधर्मी हो गए, दोनों ही प्रवृत्ति दिखाते हैं। और इसमें विस्मित में धात्विक गुण अधिक है, इस कारण से ये क्षारीय प्रवृत्ति। और यही हिसाब जब ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा तो उसमें भी यही रहेगा, N2O5 और P2O5 तो अम्लीय प्रकृति के रहेंगे और बाकी दोनों, ये दोनों उभयधर्मी। यही चीज यहां रहेगी, N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5, ये चीज रहेगी। ये क्षारीय रहेगा, ये दोनों उभयधर्मी रहेंगे, उभयधर्मी, और ये दोनों अम्लीय रहेंगे। तो आपके ये देख लो, ये ऑक्साइड के बारे में हो गया सारा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य ऑक्सीजन से जो क्रिया करते हैं ऑक्साइड बनते हैं। अभी इनकी अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे इनको बनाया जाता है, इनके निर्माण की एक एक विधि और इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसका, शायद ये आपको आपके नोट्स में ना मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोट्स में नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हर वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए आगे, ये तो हो गया ऑक्साइड का निर्माण। अब करते हैं हैलाइड, हैलोजनों से क्रिया, हैलाइड का निर्माण या हैलोजनों से क्रिया।
ये आ गया आपका तीसरी क्रिया हेलोजनों से क्रिया या हैलाइड का निर्माण। देखिए नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं, नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हेलोजनों से क्रिया करके MX3 व MX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हेलोजनों से क्रिया करके, यहां X बराबर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन है। उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NF3 बनाता है, या फास्फोरस PCl3 PCl5 बनाता है, आर्सेनिक AsCl3 और AsCl5 बनाता है, इस तरह से। तो इस प्रकार के ये हैलाइडों का निर्माण करते हैं जिनमें +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अज्यूम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लहजे से भी, कि क्या कारण है कि PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, जबकि दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि PCl5 तो बनता है, देख लीजिए यहां पर, देखो PCl3 भी बन रहा है, NCl3 भी बन रहा है, लेकिन PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता, जबकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो इस पर ही हम बात करेंगे अब। क्या क्वेश्चन है, क्या कारण है कि PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। तो इसका रीजन क्या है, इसके लिए अपन देखते हैं इनका निर्माण। पहले अपन देखते हैं निर्माण। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका, 1s2 15वें नंबर पर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो उदासीन अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में संकरण पढ़ा था ना 11वीं क्लास में, जो संकरण पढ़ा याद है ना संकरण में। तो उदासीन अवस्था में, तो इसका उदासीन अवस्था में फास्फोरस के जो संयोजी कोश है, इसमें 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये PCl3 बनाता है, वही sp3 संकरण होगा और PCl3 बन जाएगा इस अवस्था में। लेकिन अगर फास्फोरस को उत्तेजित कर दिया जाए, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, जो ये 3s के आगे 3p और 3p के बाद 3d भी होता है, 3d0, d के भी ये रिक्त कक्षक है। तो 3s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इसमें आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो अब उत्तेजित अवस्था में आपको एक तो ये अर्धपूरित कक्षक मिल गया 3s, 3p में है ही एक इलेक्ट्रॉन 3p, और 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 3d। हमको
1 2 3 4 5 5 अर्धपूरित कक्षक मिल गए। अब 5 अर्धपूरित कक्षक मिल गए तो 5 हैलोजन परमाणु इनसे क्या कर सकते हैं, अतिव्यापन। यहां पर संकरण हो जाएगा sp3d संकरण। ये मिलकर क्या बना देंगे, sp3d संकरित कक्षक। संकरित कक्षक तो 5 संकरित कक्षक मिल जाएंगे अपन को, sp3d हो गया ना, ये 5। इनसे आपका क्लोरीन परमाणु क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा, साझा कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन का। तो PCl5 इजीली बन जाएगा। यहां पर क्या होगा, PCl5 इजीली बन जाएगा। ये PCl5 का निर्माण हो गया, ठीक है ना, sp3d संकरण से। इस तरह की ज्यामिति हो जाएगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय या त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। इस तरह से ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहां पर ये क्लोरीन और यहां पर ये क्लोरीन, ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। तो ये तो PCl5 बन गया। तो PCl5 का निर्माण समझ में आ गया। फास्फोरस के पास 3D रिक्त 3D कक्षक होते हैं, जिसके कारण ये 5 अर्धपूरित कक्षकों की पूर्ति कर लेता है। उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3D के रिक्त कक्षक में चला जाता है, तो हमको 5 अर्धपूरित कक्षक मिल जाते हैं। इन 5 अर्धपूरित कक्षकों के कारण ये PCl5 का निर्माण कर लेता है उत्तेजित अवस्था में, जबकि उदासीन अवस्था में ये PCl3 भी बना सकता है, यहां पर sp3d संकरण के फलस्वरूप। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नाइट्रोजन का देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया भाई। अब देखो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, 1s2 2s2 और 2p3। ये 2p3 के बाद फिर 3s आ जाता है, 3s0। तो उदासीन अवस्था में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है, 2s में 2 और 2p में 3। ये 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है भाई। अब 3s में इतनी ऊर्जा मिलती, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन है जो उसी कोश के दूसरे कक्षक या दूसरे उपकोष में जा सकता है, क्योंकि एक ही उपकोष की ऊर्जाएं जो लगभग समान होती है। लेकिन यहां तो कोश ही बदल गया, तीसरा कोश हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जाएगा नहीं। तो हमारे पास अधिकतम 3 ही अर्धपूरित कक्षक है। अपने पास क्या है, 3 ही अर्धपूरित कक्षक है। तो ये 3 अर्धपूरित कक्षकों से 3 क्लोरीन के परमाणु क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, ठीक है ना। तो NCl3 बन पाएगा, NCl5 नहीं बन पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। इस कारण से ये NCl3 बनाता है, NCl5 का निर्माण नहीं करता। तो क्या कारण हो गया कि PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और यह उत्तेजित अवस्था में आधे भरे हुए 5 कक्षकों की पूर्ति कर लेता है, इसलिए PCl5 का निर्माण हो जाता है। जबकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित, दूसरे कोष में डी कक्षक होता ही नहीं है, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। इस कारण से आधे भरे हुए 5 रिक्त डी कक्षक, 5 रिक्त अर्धपूरित कक्षक नहीं बना पाता, केवल 3 ही बनते हैं।
तो इस कारण से ये NCl3 बना लेता है। तो ये आपका क्या हो गया कि PCl3 और PCl5 तो बनते हैं लेकिन NCl5 नहीं बनता। अब इसी में अगला क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि ठोस अवस्था में PCl5 PCl4 प्लस आयन और PCl6 माइनस आयनों के रूप में रहता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन है क्या कारण है कि ठोस अवस्था में PCl5 PCl4 प्लस आयन व PCl6 माइनस आयन के रूप में रहता है, आयन के रूप में रहता है। तो इसका कारण क्या है? देखो जो PCl5 रहता है तो PCl5 ये जब ठोस अवस्था में आएंगे तो PCl4 प्लस आयन और PCl6 माइनस आयन के रूप में रहेंगे। इसका रीजन क्या है? जो PCl5 है इसकी जो ज्यामिति होती है इसमें संकरण कौन सा है? sp3d संकरण। संकरण कौन सा है? sp3d। अभी बताया था ना कि PCl5 में sp3d संकरण कैसे होता है, निकालना भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। 5 बंद बनेंगे तो sp3d संकरण होगा। अब इसकी ज्यामिति जो होती है वो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय जो कि असममित है। अब असममित ज्यामिति है तो इसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। इसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है। अतः स्थायित्व कम। जबकि PCl4 की में संकरण कौन सा होगा? sp3। 4 बंद बन रहे तो sp3 संकरण होगा। और sp3 की आकृति क्या होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय जो कि कैसी है? सममित ज्यामिति है। तो इसका स्थायित्व अधिक होगा। और PCl6 यहां पर 6 बंद बन रहे हैं तो sp3d2 संकरण होगा जो अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय ये ज्यामिति भी क्या होती है? सममित। इसमें भी क्या होती है? सममितता होती है। इस कारण से इसका स्थायित्व भी क्या होगा? अधिक। तो अपन इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि PCl5 की ज्यामिति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है जिसमें 3 बंद समान लंबाई के होते हैं और 2 बंद अलग लंबाई के होते हैं। तो इस कारण से उसमें असममितता पाई जाती है। असममितता पाए जाने के कारण ये अधिक स्थायी नहीं होता। जब ये ठोस अवस्था में बदलता है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आयनिक रूप में पाया जाता है, आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। PCl4 प्लस आयन और PCl6 माइनस आयन, माइनस आयन, क्योंकि PCl4 प्लस की sp3 संकरण है और ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो सममित ज्यामिति के कारण इनका स्थायित्व और इसकी अष्टफलकीय होती है, इनके भी सारे एंगल बराबर होते हैं। इस कारण से इनकी ज्यामिति क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये क्या हो गया? इसका रीजन हो गया।
इसके बाद देखिए एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि क्या PCl5 के पांचों बंध समान होते हैं। PCl5 के पांचों बंध समान होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि इसके पांचों बंध समान नहीं होते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे टॉपिक खत्म हो जाएगा क्लोराइड वाला। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। PCl5 के पांचों बंध समान होते हैं या नहीं। तो देखो, फास्फोरस है उत्तेजित अवस्था में, क्या होगा इसका, नियॉन 3s2 3p3 और 3d0। 3s में से 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 और 3d में ये 3d खाली पड़ा है। जब उत्तेजित होगा ये, यहां पर दिखा देते उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहां 3 ही रहेंगे अर्धपूरित, यहां 1 रहेगा। ये तो देखो यहां पे जो संकरण होगा, कौन सा संकरण होगा, sp3d। sp3d में से S2 इससे करेगा तो sp2 संकरण, और ये P का एक और D का एक, ये PD। तो 2 प्रकार के संकरण होते हैं। sp2 संकरण होता है जिसके कारण तो ये वाले बंध बनते हैं, त्रिभुजीय ज्यामिति बनती है। इनको बोलते हैं निरक्षीय बंध, इनको क्या बोलते हैं, निरक्षीय बंध। और पीडी संकरण के कारण ये वाले बंध बनते हैं, इनको बोलते हैं अक्षीय बंध। तो आप देखिए सारे बंध अलग अलग प्रकार के हैं। 3 बंध निरक्षीय, संकरण तो वही हो गया sp3d, पर इस तरह से होता है sp2 और pd। 3 बंधों का निर्माण तो sp2 संकरण से होता है, 2 बंधों का निर्माण pd संकरण से। 3 बंध तो निरक्षीय होते हैं और 2 बंध अक्षीय, और अक्षीय बंधों की लंबाई अधिक होती है। इस कारण से इसके पांचों बंध समान नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा गर्म करने पर ही PCl5 है जो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है ना। ये तो इसके पांचों बंध समान नहीं होते, विघटित होकर ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ये आपके हैलाइड का निर्माण और हैलाइड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए जो आ सकते हैं एग्जाम में। कल अपन अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे।